नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 8 जून 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है ये। कल पता होगा आपको कि कल प्रधानमंत्री और एनडीए संसदीय दल की बैठक थी, जिसमें सभी पार्टी जो एनडीए के हैं, चाहे वो जेडीयू हो चाहे वो टीडीपी हो, सभी ने मोदी जी का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री पद के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इनका समर्थन किया है और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये तय हो चुका है कि जो एनडीए गठबंधन है इसकी सरकार बनने जा रही है। तो ये उसी का सेंट्रल हॉल का तस्वीर है। सेंट्रल हॉल ओल्ड पार्लियामेंट, जो पुराना संसद है, पुराना संसद भवन है, उसी के सेंट्रल हॉल में, जो बड़ा ऐतिहासिक माना जाता है वो सेंट्रल हॉल, बड़े बड़े फैसले हुए हैं। अब भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है वो सेंट्रल हॉल। उसी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण भी दिया, सभी पार्टी के नेताओं ने भाषण दी और उसके पश्चात से एनडीए की गवर्नमेंट फॉर्मेशन का कन्फर्मेशन हो गया। तो ये छोटा सा पॉलिटिकल न्यूज़ था। मुख्य न्यूज़ देखिए यहाँ पर क्या है कि आरबीआई कीप्स रेपो रेट अनचेंज, और आरबीआई ने जो रेपो रेट है उसको 8वीं बार अनचेंज ही रहने दिया है। तब से चेंज नहीं किया गया है रेपो रेट को, 8वीं बार रेपो रेट को अनचेंज ही रहने दिया गया। आपको पता होगा कि जो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। किस लिए शुरुआत की गई थी? तो मौद्रिक नीति बनाने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी को बैलेंस करने हेतु इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें 6 मेंबर होते हैं, पता होगा आपको। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। ये समय समय पर रेपो रेट संबंधित और अलग अलग जो रेट हैं, बैंक के रेट होते हैं, एमपीसी के रेट होते हैं, कौन कौन से होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी 2 प्रकार का होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है लूज मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। विस्तारवादी बोलते हैं इसको हिंदी में। टाइट को क्या बोलते हैं? संकुचनकारी। और लूज को बोलते हैं विस्तारवादी मॉनेटरी पॉलिसी। जब देश में बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति हो जाए, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाए, बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति हो जाए, तो आरबीआई कौन सा नीति अपनाएगी? तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, संकुचनकारी, पैसे को मार्केट से खींच लेगी वापस, वो वाली नीति अपनाएगी। अगर मार्केट में महंगाई बहुत ही कम हो गई है, तब वो महंगाई बढ़ाने के लिए हल्का सा महंगाई ज़रूरी होता है, लूज मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाएगी। लूज मॉनेटरी पॉलिसी जब होती है तो इसमें बैंक रेट कम हो जाता है, ऋण आपको सस्ते दर पर मिलते हैं, ऋण सस्ता हो जाता है। इसमें सीआरआर, एसएलआर, बीआर, ये सब जो होती हैं, इन सभी के दरों को कम कर दिया जाता है, जिससे क्या हो कि मार्केट में कैश का जो फ्लो है, जो लिक्विडिटी बोलते हैं, इसको तरलता बोलते हैं, वो बढ़ जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? विस्तारवादी मौद्रिक नीति। और अगर सरकार जो है, आरबीआई जो है, वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कब अपनाती है? जब बीआर और इन सभी चीज़ों को बढ़ा दिया जाता है, मार्केट से पैसा को कम कर दिया जाता है, जिससे क्या हो, जिससे महंगाई कम हो जाए। बैलेंस करके चलना होता है। मॉनेटरी पॉलिसी देश की सबसे प्रमुख इंपॉर्टेंट समितियों में से एक है, क्योंकि इसके एक फैसले से पूरे देश की बैंकिंग व्यवस्था जो है उस सब पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर इसने अनचेंज रखा है, इसका क्या तात्पर्य है? अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि अनचेंज मॉनेटरी पॉलिसी का क्या तात्पर्य है, आरबीआई अनचेंज क्यों रख रही है देश में मॉनेटरी पॉलिसी को, इसका तात्पर्य ये है कि इकोनॉमी के बढ़ने की जो रफ्तार है और इकोनॉमी का जो अभी वर्तमान में कंडीशन है वो सही बना हुआ है, सही ट्रैक पर है। अपने देश में ना तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और ना तो इन्फ्लेशन बहुत कम है। जो पिछले 8 बार से मॉनेटरी पॉलिसी है वो इसीलिए कंटिन्यूअस वही बना हुआ है। क्यों? क्योंकि देश में इकोनॉमिक रूप से कोई ज़्यादा उठापटक नहीं हो रही है, बिल्कुल स्मूथली हमारी इकोनॉमी चल रही है। और उसने क्या किया है, जीडीपी फोरकास्ट को भी बढ़ा दिया। जीडीपी को लेकर जो भविष्यवाणी थी आरबीआई की कि 7% से बढ़ेगा हमारी जीडीपी, वो 7.2% भी कर दिया गया है। यानी कि एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इलेक्शन के पश्चात भी, कोalition गवर्नमेंट में भी हमारी इकोनॉमी जो है वो इसी प्रकार से बढ़ेगी। इकोनॉमी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने जा रहा है। नहीं तो सामान्य रूप से क्या होता है, इलेक्शन के पश्चात इकोनॉमी डामाडोल होने लग जाती है, ऊपर चली जाती है, नीचे चली आती है। लेकिन इस बार जो आरबीआई के हिसाब से है कि हमारी इकोनॉमी अभी स्थिर रूप से बढ़ रही है और बहुत ही स्मूथली बढ़ रही है, इसमें कोई खास परिवर्तन की अभी आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है। इसलिए यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या डिसाइड किया कि रेपो रेट को अनचेंज ही रखा जाए। रेपो रेट मात्र एक टूल है,
रेपो रेट एक टूल है, इसी के तहत फिर आर भी आता है, रिवर्स रेपो रेट भी आता है, रिवर्स रेपो रेट का BR आता है, बैंक रेट आता है, और क्या क्या आता है, CRR आता है, 2 दिन पहले ही मैंने ये सब समझाया है, और क्या आता है, SLR आता है। इन सभी टर्मिनोलॉजी को बैंकिंग चैप्टर से, RBI चैप्टर से, जहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी दिया होगा और मुद्रास्फीति का चैप्टर होगा, वहाँ से इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा। 2 दिन पहले ही मैंने पढ़ाया भी था कि क्या होता है क्या नहीं। जैसे मान लीजिए CRR क्या होता है, एक उदाहरण मैं समझाता हूँ, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये PT के लिए एक टॉपिक, एक क्वेश्चन कन्फर्म होता है मौद्रिक नीति से। अगर UPSC देने जा रहे हैं तो एक क्वेश्चन अभी मैं बता देता हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी से आएगा, आपका RBI से जुड़ा हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी जुड़ा हुआ आएगा ही आएगा एक सवाल। CRR जैसे कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ये किसके पास में रखा जाता है, तो किसी भी बैंक का, SBI है तो SBI सालाना रूप से मान लीजिए 100 रुपये का कारोबार करती है, तो उसको 4 रुपये अपने पास में रखना है। NDTL का, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, किसी निश्चित अवधि में जो उसकी लायबिलिटी पे करना है उसका 4% या 5% या 6% या 7% अपने पास में उसको रखना है, अपने पास में रखना है। अपने पास नहीं, RBI के पास में रखना है, कैश के फॉर्मेट में रखना है, RBI के पास में रखना है, कैश के फॉर्मेट में। एक शब्द मैंने मिस्टेक किया था, RBI को पास में SBI को अपने NDTL का 4% 5% जितना डिसाइड किया गया है वो कैश के फॉर्म में RBI के पास में रखना है। इससे क्या होगा, जैसे SBI का कारोबार है, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, प्लीज़ सुन लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाए। SBI कारोबार है 100 रुपये का, 4 रुपये RBI के पास ही जमा चल गया। अब इसको 96 रुपये में कारोबार करना है, 96 रुपये में अपना बैंक भी चलाना है, लोगों को ऋण भी देना है। इसके पास में क्या हो गया, 4 रुपया कम हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर RBI ने CRR को 2 रुपया कर दिया तो इसके पास में 98 रुपया रहेगा, 2 रुपया ज़्यादा है इसका। खरबों के स्तर पर सोचिए तो 20,000, 25,000, 30,000, उससे भी ज़्यादा बड़ी मात्रा में आपको ये नंबर दिखेंगे करोड़ में। अब इसके पास 2 रुपया ज़्यादा हो गया तो ये बोलेगा कि पैसा ज़्यादा है, ऋण थोड़ा सा सस्ता बेचते हैं। तो CRR अगर बढ़ता है तो SBI के पास में कैश कम हो जाएगा, वो मार्केट में ऋण कम देगी। और अगर CRR घट जाता है तो उसके पास में कैश ज़्यादा हो जाएगा, वो मार्केट में ऋण ज़्यादा देगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये सब काम करते हैं। और अभी वर्तमान में सभी रेट को एक ही रखा गया, जिस प्रकार जो रेट था, किसी से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसका तात्पर्य है कि इकॉनमी हमारी स्मूथली आगे बढ़ रही है। सबसे पहला न्यूज़ तो यही था। उसके अलावा तो सारे इस पर पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, जैसे महाराष्ट्र में BJP की सरकार खतरे में आ गई है, बाकी सारे पॉलिटिकल न्यूज़ हैं। चलते हैं, आज का मुख्य न्यूज़ एक और है जिसको डिस्कस करेंगे हम लोग, आर्टिकल है, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल है आपका, बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है, देखिए क्या है आर्टिकल। और एक छोटा सा न्यूज़ भी दे देता हूँ, इन्फॉर्मेशन। आज 3rd टेस्ट है आपका पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, और फिर 4th टेस्ट जो होगा वो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का होगा, 5th होगा मिडेवल का, 6th होगा एंशिएंट मिडेवल दोनों, फिर 7 और 8 जो होगा वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का होगा। तो आज टेस्ट है तो जुड़िएगा ज़रूर, बहुत ही कम प्राइस पर टेस्ट है और शानदार टेस्ट का पेपर होता है हमारा। फिर उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मिलेगा आपको, जो काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा आपकी रिवाइज करने में, पढ़ने में, समझने में। तो अगर जुड़ेंगे तो काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। और यही बताना था, इसका लिंक मैं हमेशा कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी रहता है, आप मुझे मैसेज कीजिए कहीं पर भी, मैं आपको इसमें ऐड कर दूँगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। मार्केट में जितने पेपर उपलब्ध हैं उनमें से सबसे अच्छा हमने बनाने की कोशिश की है, झूठे दावे नहीं करते हैं, कोशिश की है हमने। बाकी आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, वो भी वेलकम होगा। चलिए देखते हैं क्या है आज का आर्टिकल। देखिए ये आर्टिकल जो है ये लाइव मिंट में प्रकाशित हुआ था, बहुत ही शानदार सा आर्टिकल है। इस एक आर्टिकल में ये कंक्लूड कर दिया गया है कि भाई AI का जो ज़माना है इसका क्या क्या अनुप्रयोग हो सकता है, अनुप्रयोग क्या क्या हो सकता है, एप्लीकेशन इसके क्या क्या हैं। क्योंकि आपसे एग्जामिनेशन में AI के बारे में कोई डीप साइंस वाला नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, इस तरह के सवाल नहीं पूछा जा सकता है। क्योंकि आपसे वो विशेषज्ञता का आशा नहीं करते हैं कि आप विशेषज्ञ होंगे AI के या सभी सब्जेक्ट के। वो आपसे बस ये चीज़ जानना चाहते हैं कि आपको जानकारी है कि नहीं नए दुनिया की, उसके बारे में अगर जानकारी है तो बताइए इसका उपयोग क्या कर सकते हैं, है ना। UPSC ने क्या किया, एक सवाल पूछा कि GPS का उपयोग किस किस के लिए किया जा सकता है। PT का सवाल है, ये PT का सवाल है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, इस प्रकार से दिया हुआ था। एक दिया हुआ था कि
व्हेल को ट्रैक करने के लिए जीपीएस का उपयोग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, फ़ोन के लिए किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर उपयोग हो सकता है। उपयोग से ही पीटी और मेंस दोनों जगह पर सवाल आपसे पूछे जाएंगे। देखिए क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों में एआई का अनुप्रयोग स्वास्थ्य देखभाल को लेकर चिकित्सा निदान, एआई चिकित्सा छवियों को और डेटा का विश्लेषण कर नैदानिक सटीकता में सुधार लाता है। जो चिकित्सा से जुड़े हुए अलग अलग डायग्राम या अलग अलग प्रिंट होते हैं, जैसे मान लीजिए एक्सरे ही है, एक एग्जाम्पल के लिए एक्सरे लेते हैं, उसका विश्लेषण अभी डॉक्टर साहब करते हैं, फिर वो साइन करते हैं। आने वाले समय में उसका या जो विश्लेषण होगा, एनालिसिस होगा, वो कौन करेंगे? तो एआई करेगा। उदाहरण के लिए यह मैमोग्राम में कैंसरग्रस्त घावों का मानव रेडियोलॉजिस्ट की तुलना में अधिक सटीकता से पता लगा सकता है। ये एक उदाहरण हो गया आपके लिए। मैमोग्राम में कैंसरग्रस्त घावों का मानव रेडियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? तो ये रेडियोलॉजी बहुत ही ऊंचे डिपार्टमेंट माना जाता है मेडिकल साइंस में, सब किसी को मिलता नहीं है, जो टॉपर वगैरह होते हैं उन्हीं को मिलता है। ये क्या करते हैं? ये कैंसर का पता लगाते हैं सटीकता के साथ में। तो इनका जो काम है वो इनसे बेहतर एआई कर रहा है आजकल, सटीकता से अनुमान लगा रहा है कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति को कैंसर है या नहीं है, उसका इंसानों की तुलना में ज़्यादा अच्छे से ये अनुमान लगा रहा है। दवा की खोज के लिए कुछ दिन पहले ही मैंने आपको समझाया था। क्या समझाया? मैंने आपको न्यूज़पेपर में ही बताया था कि डीप माइंड नामक एक कंपनी है जिसने क्या किया था, तो उसने दवाओं के खोज के लिए बहुत ही शानदार से एआई टूल का निर्माण किया था। ये गूगल की डीप माइंड है। एआई संभावित ड्रग कैंडिडेट की पहचान कर उनकी प्रभावकारिता और पूर्वानुमान कर दवा खोज की गति प्रदान करता है, जिससे क्या होता है, दवा बनाने में कम समय लगता है। लेकिन इसकी सटीकता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। व्यक्तिगत चिकित्सा, पर्सनलाइज मेडिसिन, एआई जेनेटिक प्रोफाइल और चिकित्सा इतिहास का विश्लेषण कर अनुरूप उपचार योजनाएं तैयार कर। तो उदाहरण के कैंसर रोगियों के लिए कीमियोथेरेपी खुराक को अनुकूलित करना। मतलब क्या है? जैसे आपका नाम है, क्या है? तो ये नाम है आपका मेडिकल हिस्ट्री होगा, कोई कब बीमार हुए, किस प्रकार का है, आपका जेनेटिक हिस्ट्री होगा, उसके आधार पर आपके लिए दवाई को कस्टमाइज करना। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आपके लिए पर्टिकुलर दवाई को कस्टमाइज करना, ये काम एआई कर सकता है। जिससे कीमोथेरेपी जो होता है कैंसर मरीजों का, वो कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, इसके लिए खुराक एआई तय कर देता है। कितना शानदार उपयोग है। शिक्षा में इसका उपयोग क्या हो सकता है? इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम, एआई संचालित ट्यूटरिंग सिस्टम प्रत्येक छात्र को सीखने की गति, सीखने की शैली, व्यक्तिगत आवश्यकताओं का अनुकूल बनाकर व्यक्तिगत अधिगम अनुभव प्रदान कर सकते हैं। लर्निंग एनालिटिक्स, एआई छात्रों को डेटा जैसे उपस्थित, सहभागिता, प्रदर्शन संबंधी विश्लेषण कर सकता है ताकि छात्र समझ सकें। मतलब कहने का बात यह है कि एआई जो है वो एजुकेशनल चीज़ों को आपके समक्ष कंपाइल करके अच्छे से रख सकता है, जिससे आप आसानी से पढ़ सकें। इसका उदाहरण कौन सा हो सकता है? तो अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट वगैरह यूज किया होगा, या चैट जीपीटी भी है माइक्रोसॉफ्ट का, तो वो यूज किया होगा आपने, या गूगल जेमिनी यूज किया होगा, तो आपको पता होगा कि कितने शानदार तरीके से वो उत्तर कंक्लूड करके दे देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई एक बुक है, कोई बुक ले लीजिए 12th फेल, आपने टाइप किया कि 12th फेल बुक की समरी मुझे 10 पॉइंट में समझा दो, तो पूरा बुक आपको 10 पॉइंट में एक्सप्लेन कर देगा। वो समझ में आ रही है आपको बात? इस प्रकार का शानदार काम कर रही है एआई शिक्षा के जगत में। बहुत ही शानदार काम हुआ। ये तो पहले आपको पूरा बुक पढ़ना पड़ता था। अगला क्या है? नेक्स्ट है आपका वित्त और बैंकिंग। देखिए आपको लग रहा होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। बीपीएससी ने पीटी में पूछा था कि लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा किस प्रकार से एआई का उपयोग किया जा सकता है। विधायिका के द्वारा, संसद विधायिका के द्वारा एआई का उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आपसे अगली बार वित्त और बैंकिंग का पूछ लेगा, मेडिसिन का पूछ लेगा, या पॉजिटिव उपयोग पूछ लेगा, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी ना आपको। धोखाधड़ी का पता लगाना पहला काम हो सकता है। जोखिम प्रबंधन में भी मदद करेगा। एल्गोरिदम ट्रेडिंग, एआई डेटा विश्लेषण और पूर्व निर्धारित एल्गोरिदम के आधार पर ट्रेड का निष्पादन कर सकता है, और उसके आधार पर ट्रेडिंग का पैटर्न पता लग जाए तो आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। खुदरा और ई कॉमर्स ग्राहक डेटा और पसंदों का विश्लेषण कर कि किसी ग्राहक को क्या पसंद आएगा, क्या पसंद नहीं आएगा, किस प्रकार के किसको डेटा दिखाना है, किस प्रकार के किसको ऐड दिखाना है, ये सब बातें कौन कर सकता है, तय कौन कर सकता है? एआई कर सकता है, और करता भी है। इन्वेंट्री प्रबंधन, चैटबॉट व वर्चुअल असिस्टेंट, ये सभी चीज़ें कौन करता है? तो एआई करता है। आपने कभी देखा है
चैटबॉट होते हैं हर बड़े प्लेटफॉर्म पर, चैटबॉट जो क्या करते हैं आपके मैसेज का रिप्लाई करते हैं, तो उस प्रकार की चीज़ों पर भी एआई का शानदार उपयोग किया जा सकता है। विनिर्माण और लॉजिस्टिक, पूर्वानुमति, रखरखाव, एआई एल्गोरिदम मशीनों उपकरणों से सेंसर डेटा का विश्लेषण कर संभावित विफलताओं का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और उसके आधार पर हम आने वाली आपदा को या आने वाली किसी भी दुर्घटना को भी कम कर सकते हैं। आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन, एआई विभिन्न स्रोतों जैसे परिवहन मार्ग, मौसम की दशाएं, मांग पैटर्न, डेटा का विश्लेषण कर जो आपूर्ति श्रृंखला संचालन को अनुकूलित या इष्टतम कर सकता है। स्वचालित गुणवत्ता नियंत्रण भी कर सकता है। ये स्वचालित गुणवत्ता नियंत्रण टेस्टिंग का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है, सभी विभागों में, सभी कंपनियों में होता है टेस्टिंग का। जो भी प्रोडक्ट बनाती, चाहे वो सॉफ्टवेयर बनाए, चाहे वो हार्डवेयर बनाए, चाहे कोई और उत्पाद का भी निर्माण करे, तो वहाँ पर भी ये गुणवत्ता जो है क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स होते हैं और टेस्टिंग डिपार्टमेंट होते हैं, तो उसको ये हैंडल कर सकते हैं आसानी से। साइबर सुरक्षा, खतरे का पता लगाना और प्रतिक्रिया देना, मालवेयर का विश्लेषण करना, उपयोगकर्ता और इकाई व्यवहार विश्लेषण करना, ये सब काम भी ये कर सकते हैं साइबर सुरक्षा में। कृषि और खाद्य उत्पादन में क्या कर सकते हैं ये, फसल निगरानी और उपज पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि इस बार मानसून कैसा रहेगा, कितनी वर्षा होगी, कितना क्या दिक्कत होगा। कीट पतंग रोगों का भी पता लगा सकते हैं, जिसके आधार पर ये कृषि में भी मदद कर सकते हैं। परिशुद्ध कृषि, एआई प्रणालियां मृदा की स्थिति, मौसम पैटर्न, अन्य पर्यावरणीय कारकों का विश्लेषण कर जल, उर्वरक, कीटनाशकों के सटीक उपयोग के लिए अनुशंसाएं प्रदान कर सकती है। कितनी मात्रा में जल डालें, कितनी मात्रा में इसमें क्या डालें। एक महाराष्ट्र के किसान का मैं वीडियो देख रहा था, जिसके खेत को कब पानी चाहिए ये उसके मोबाइल पर आ जाता है और उस आधार पर वो पानी को अपने खेत में छोड़ देता है। ये क्या है, ये आने वाला भविष्य है जो सभी जगहों पर अपनाया जाएगा। जो नहीं अपनाएंगे उनका क्या होगा, नोकिया वाला हाल होगा। पूरे दुनिया में जब एंड्रॉयड आई तो नोकिया ने बोला कि हम इसको नहीं लेंगे। एंड्रॉयड सिस्टम गूगल ने बनाया, नोकिया ने बोला कि हम इसको नहीं खरीदेंगे। आज नोकिया का फ़ोन आप में से किसी के भी पास नहीं होगा, है ना, एक समय में सबके पास था। तो जो नहीं अपनाएंगे वो पीछे रह जाएंगे। खाद्य सुरक्षा, एआई संचालित विजन प्रणालियाँ खाद्य सुरक्षा उत्पादों में संदूषकों का निरीक्षण कर सकती है, जिससे खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित होता है। खेल के क्षेत्र में तो उपयोग हो ही रहा है। खिलाड़ी के प्रदर्शन का विश्लेषण कर सकते हैं और उसके आधार पर स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं। हर क्रिकेट टीम सामने वाली क्रिकेट टीम के हर प्लेयर का विश्लेषण तैयार करवाती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि कौन सा बैट्समैन के लिए किस प्रकार की फील्डिंग लगानी है, कौन से बॉलर को लगाना है, किस प्रकार के बॉल को वो नहीं खेल पाता है। आपने देखा होगा क्रिकेट का मैच में ये सब चीज़ें दिखाई जाती है कि ये पिछले 10 मैचों में किन किन बॉलों पर आउट हुए हैं, किस प्रकार के फील्डर्स लगाए गए हैं। तो उसी आधार पर वो सारा का सारा विश्लेषण अभी इंसान करते हैं बैठकर। अब वो कौन कर सकता है, तो एआई कर सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी कुछ प्रमुख चुनौतियां भी हैं। ब्लैक बॉक्स पहेली, कई एआई एल्गोरिदम विशेष रूप से डीप लर्निंग मॉडल अपारदर्शी ब्लैक बॉक्स के रूप में कार्य करते हैं। यद्यपि ये प्रभावशाली परिणाम दे सकते हैं, फिर भी उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया रहस्य में घिरी रहती है कि एआई ने ये निर्णय लिया कैसे। गूगल का एआई बनाने वाले गूगल कंपनी में एआई को जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया, उन्होंने बताया था कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये हद से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ब्लैक बॉक्स की पहेली वही है कि एआई किस प्रकार से इसने ये फैसला लिया, हम उसको नहीं समझ पाते हैं। जैसे आप अगर किस प्रकार पर कोई फैसला लेते हैं, ये मैं नहीं समझ पाऊँगा, कोई भी नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी सोच है। तो कहीं ये अपनी सोच तो नहीं डेवलप कर रहा है, और अगर वो कर रहा है तो ज़रूरी थोड़ी ना कि हमारे हिसाब से ही फैसले लेगा। तो ये ब्लैक बॉक्स पहेली जो है ये कई सारे लोगों को डराती है। पारदर्शिता का यह व्यवहार व्याख्यात्मकता उत्तरदायित्व में बाधा उत्पन्न कर सकती है, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल, आपराधिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, जिसमें हमें पता ही नहीं चलता है किस आधार पर डिसीजन एआई ने लिया है। डेटा डायलेमा, एआई डेटा पर निर्भर करता है, लेकिन उपलब्ध डेटा की गुणवत्ता और मात्रा इसके प्रदर्शन निष्पक्षता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। आपसे मैं पूछूं कि इसके डिमेरिट क्या है, तो वही डीप फेक और फेक न्यूज़ और यही सब आप गिना देंगे। ये कुछ शानदार से पॉइंट हैं जिसको आपको मेंशन करना पड़ेगा आंसर में, तब जाके आपका आंसर और भी शानदार बनेगा। डेटा डायलेमा यानी कि एआई को तो डेटा को इंसान ही देगा, और इंसान की ही तो दिक्कत है हमें कि वो गलतियाँ कर देता है। तो डेटा देने में अगर गलती की तो फिर सत्यानाश हो जाएगा। प्रशिक्षण डेटा सेट के भीतर मौजूद पूर्वाग्रहों को एआई एल्गोरिदम द्वारा बढ़ाया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप भेदभावपूर्ण परिणाम आ सकते हैं। जो परिणाम हम चाहते हैं वो नहीं आएंगे। आपने कभी वो अगर एआई का यूज किया है क्या, चैट जीपीटी वगैरह का?
आप उस पर लिखेंगे कुछ, देगा वो आंसर कुछ। कई बार ऐसा होता है, जैसे लगता है पता नहीं कौन सा एआई है, पूछ रहे हैं कुछ, दे रहा है कुछ और। उदाहरण के लिए पक्षपातपूर्ण भर्ती डेटा पर प्रशिक्षित एक एआई संचालित भर्ती साधन कुछ निश्चित कीवर्ड या शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले बायोडाटा को प्राथमिकता प्रदान कर सकता है, जिससे योग्य उम्मीदवारों की अनुसूची रूप से नुकसान हो सकता है। मतलब ये कह रहा है कि हमने एक एआई बनाया जिसको क्या काम दिया कि आप रिज्यूम 100 आपको दिया है मैंने, उन 100 में से सबसे बेस्ट रिज्यूम छांटो। लेकिन कौन से रिज्यूम को बेस्ट छांटना ये एआई डिसीजन लेगा। एआई को किसने बताया कि कौन सा रिज्यूम बेस्ट होगा? तो हमने बताया है। हम बताने में भी तो त्रुटि कर सकते हैं ना। अब हमने त्रुटि की तो क्या होगा, जो सबसे बेस्ट रिज्यूम वो देगा हमें सेलेक्ट करके, पता चला कि वो अच्छा नहीं है, उससे और अच्छे अच्छे कैंडिडेट छट गए। आपको समझ में आया जो मैंने समझाया? इस प्रकार की इसमें कुछ खामियां हैं। नौकरी विस्थापन की एक बहुत बड़ी समस्या है। कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, कई सारे दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने बोला है कि नौकरी इसके कारण से जा सकती है। हालांकि ये अनुमान है। ऐसा भी तो हो सकता है कि नई नौकरियां सृजित हों। कंप्यूटर जब आया तब यही चीज़ें कही जा रही थी। हथियारों की होड़ को बढ़ा सकता है। एआई आधारित जो हथियार होंगे वो कहीं न कहीं रिस्क बन सकते हैं। और एलन मस्क जैसे कुछ विशेषज्ञों ने सुपर इंटेलिजेंस यानी कि एआई द्वारा सभी पहलुओं मानव बुद्धिमत्ता को पार कर जाने की क्षमता के बारे में चेतावनी दी। एलन मस्क ने बोला था कि न्यूक्लियर जो हथियार होते हैं उससे भी खतरनाक होता है एआई। एलन मस्क ने बोला था ये। तो अगर एलन मस्क ने बोला है, वो तो सामान्य इंसान नहीं ही है, पता होगा आपको। मूल्य संरेखण समस्या, वैल्यू अलाइनमेंट प्रॉब्लम जैसे एआई प्रणालियां अधिक स्वायत्त जटिल निर्णय लेने में सक्षम होती जाती हैं, वैसे वैसे यह जोखिम उत्पन्न हो रहा है कि उनके मूल्य, वैल्यूज और उद्देश्य उनके मानव निर्माताओं से भिन्न हो सकते हैं। जैसे एक गाड़ी जा रही है, स्वचालित गाड़ी, उसके सामने एक बकरी आया और एक बहुत ही बड़ी सी गाय आई और एक छोटा सा बच्चा आया। तो क्या निर्णय लेगा, किसको ठोकेगा गाड़ी को? उसके पास में कोई और ऑप्शन नहीं है, दोनों में से किसी एक को उड़ाना ही है। तो किसको टक्कर मारेगा? सोचा है कभी आपने? ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं। आपको लग रहा होगा कि गाय को या बच्चे को, किसको ठोकेंगे आप? ब्रेक भी तो लगा सकते हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना पड़ेगा कि एआई के वैल्यूज़ क्या है। जिस इंसान ने उसके लिए वैल्यूज़ तय किया है, कोई तो तय करेगा। वो किस आधार पर तय किया गया है? भारत के आधार पर कि यूरोप के आधार पर कि अमेरिका के आधार पर? सभी देशों के वैल्यूज़ अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चुनौतियां हैं जिसको ध्यान रखिएगा। उपयोग भी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका कि NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI को तो जानते ही होंगे, जो देश में हाईवे वगैरह बनाती है। किस मंत्रालय के तहत आती है? तो रोड परिवहन जो मंत्रालय नितिन गडकरी जी की अभी तक थी, अब पता नहीं कौन सा मिलेगा उनको, तो उसी मंत्रालय के तहत ये है। ये NHAI के तहत कौन है? तो NHAI है उसी मंत्रालय के तहत। इसने बोला है कि अब हम पृथ्वी पर तो टैक्स लेते ही हैं, कहीं भागोगे तो सैटेलाइट से पीछा करके टैक्स वसूलेंगे। मतलब टैक्स का तो जो रिजीम है ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो टोल पता होगा आपको, टोल प्लाजा बना होता है हाईवे पर। कभी आपने यात्रा किया होगा तो जगह जगह चुंगी लगा के पैसा वसूलते हैं। क्यों वसूलते हैं? क्योंकि उन्होंने रोड का निर्माण किया है, तो डंडा गिरा के पैसा वसूल लो, वही नीति है। उसी में नए नए टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं कि फास्टैग ले लीजिए। अब सैटेलाइट बेस्ड टोलिंग का उपयोग किया जाएगा। सैटेलाइट बेस्ड का मतलब, जैसे आप पटना से निकले कहाँ के लिए? तो दरभंगा के लिए। चलिए दरभंगा चलिए, पटना से यहाँ से निकले, आप यहाँ से हाईवे पर प्रवेश कर गए। एक व्यक्ति हैं जो यहाँ से प्रवेश किया, यहाँ पर है टोल लगा हुआ। यहाँ पर जैसे ही डिस्ट्रिक्ट चेंज होता है, सामान्यतः मैंने जो गौर किया, मैं गलत हो सकता हूँ, सामान्यतः एक डिस्ट्रिक्ट के पश्चात टोल लगा हुआ होता है। यहाँ पर टोल लगा हुआ है। एक ने इंटर किया यहाँ से, ये भी उतना ही रुपया देगा। एक ने इंटर किया यहाँ से, ये भी उतना ही रुपया देगा, जबकि इसने इतना कम ट्रैवल किया है हाईवे पर। टोल किस लिए दिया जाता है? कि आपने हाईवे का उपयोग किया है तो आप पैसा दे दीजिए, यही तो है ना इसका कारण। तो अब सैटेलाइट बेस्ड टोलिंग का मतलब क्या होगा कि जैसे ही इस व्यक्ति ने हाईवे पर प्रवेश किया, इसका ट्रैक करने लग गए हम, ट्रैक करने लग गए। ये बी व्यक्ति प्रवेश किया, इसको ट्रैक करने लग गए हम। हमने देखा कि कितना किलोमीटर ये हाईवे पर चला है, हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा, उतना ही पैसा इसका काटा जाएगा। हमने देखा कि ए कितना चला है, उतना ही पैसा इसका काटा जाएगा। तो ये जो सिस्टम है, इसको कई सारे लोग अच्छा मान रहे हैं, लेकिन कई सारे लोग इसकी आलोचना भी करते हैं कि भाई ये सही सिस्टम थोड़ी ना है।
तो ये कुछ सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि अब हम सैटेलाइट से ट्रैक करके टोल निकालेंगे आपसे। तो इस सिस्टम को ज़रा समझते हैं, क्योंकि ये मास को प्रभावित करेगा। मैंने आपको बार बार बताया है कि कोई एक टेक्नोलॉजी, कोई एक योजना, कोई इस प्रकार की नीति जो बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करती है, वहाँ से सवाल आने की गारंटी होती है। बायो टॉयलेट से यूपीएससी में सवाल पूछा गया था। आपको लग रहा है, आपको लगा होगा कि इरेलेवेंट टॉपिक होता है, वो नहीं, उससे यूपीएससी में सवाल पूछा, क्योंकि वो मास को प्रभावित करेगा। देश की स्वच्छता में बहुत बड़ा योगदान है बायो टॉयलेट का। रेल की पटरियों पर पहले गंदगी बिखेरी जाती थी, उसको बंद कर दिया उस सिस्टम ने। उसी प्रकार से ये जो सिस्टम होगा, इतने बड़े बड़े जो टोल प्लाजा लगे होते हैं, वो सब सिस्टम को ख़त्म कर देगा धीरे धीरे समय के साथ में। बिना रोक टोक आवाजाही संपन्न होगी, और उससे क्या होगा, देश के जो परिवहन सेक्टर है उसमें थोड़ी सी समय की बचत हो जाएगी। आपके जो व्हीकल होते हैं उनको जल्दी पास दे दिया जाता है, क्योंकि लोगों को आवाजाही होती है। ट्रक जो होते हैं मालवाहक, उनको कई बार देर लग जाता है, समय लग जाता है। लंबी लंबी ट्रकों की लाइन देखी होगी आपने। इस कारण से इस सिस्टम को सही माना जा रहा है। इसको देखते हैं हम, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को उपयोग किया जाएगा और उसके पश्चात से इसका उपयोग किया जाएगा। ओके, देखिए जरा ये किस प्रकार से काम करता है। मुख्य विशेषताएं क्या है, प्रस्तावित है, अभी काम चल रहा है, इस पर काम शुरू हो जाएगा जल्दी। प्रस्तावित राजमार्ग टोलिंग प्रणाली सटीक स्थान ट्रैकिंग के लिए भारतीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली गगन। कौन सा उपग्रह यूज किया जाएगा, गगन गगन गगन। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन का फुल फॉर्म है। पीसीएस में पूछा जा सकता है, याद रहना चाहिए आप लोगों को। जीएनएसएस एक शब्द है जिसका उपयोग अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सहित किसी भी उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। जो आपके फ़ोन में गूगल मैप का उपयोग कर रहे हैं वो क्या है, तो अमेरिका का बनाया हुआ सिस्टम है जीपीएस। ठीक है, यह अकेले जीपीएस की तुलना में विश्व स्तर पर उपयोगकर्ताओं को अधिक सटीक स्थान और नेविगेशन जानकारी प्रदान करने के लिए उपग्रहों का एक बड़े समूह का उपयोग करता है। ओके, कार्यान्वयन में वाहनों को ऑन बोर्ड यूनिट या ट्रैकिंग डिवाइस के साथ फिट करना होगा। वाहनों को ऑन बोर्ड यूनिट OBU या ट्रैकिंग डिवाइस के साथ में फिट करना होगा, जो स्थान निर्धारित करने के लिए उपग्रहों के साथ में संचार करता है। और इससे क्या होगा, सभी गाड़ियों को उपग्रह से ट्रैक किया जा सकेगा। और अगर सभी गाड़ियों को ट्रैक किया जा रहा है, तो अगर कोई आपराधिक पृष्ठभूमि वाले भाई साहब हैं जो गाड़ी चुरा कर भाग रहे हैं, या फिर अगर कुछ गलत हो रहा है, तो तुरंत पता चल जाएगा कि वो गाड़ी का लोकेशन क्या है। लेकिन सिस्टम बना है तो सिस्टम के कार्ट भी बनाए जा रहे होंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्देशांक डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का उपयोग करके लॉग किए जाते हैं, जिससे सॉफ्टवेयर यात्रा की गई दूरी के आधार पर टोल दरों की गणना कर सकता है। अभी क्या किया जाता है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग आपने देखा होगा जगह जगह लगा रहता है। इस प्रकार के सेंसर वाले कैमरे, अगर आप दिल्ली आएंगे तो यहाँ पर रोड पर लिखा रहता है कि आगे जो है इस प्रकार का कैमरा लगा है, जहाँ पर अगर आपने स्पीड तोड़ा, अगर स्पीड सीमा है 60 और आप चला रहे हैं 80 पर, तो आपको कोई नहीं रोकेगा। आपके घर पर, आपके फ़ोन पर बस मैसेज आ जाएगा आपका टोल कट चुका है ओवर स्पीडिंग के कारण से। आपको वो कैमरा कैप्चर कर लेगा और आपके घर पर, आपके फ़ोन पर भेज देगा बिल कि भाई पे कर दो इसको। तो इस प्रकार के सिस्टम लगाए जा रहे हैं। अभी इसी सिस्टम को उपयोग किया जाता है किसी गाड़ी को ट्रैक करने के लिए, कितनी दूरी इसने तय की है, उस आधार पर उसका टोल निश्चित किया जा सकता है। टोल राशि की कटौती OBU से जुड़े संबंधित डिजिटल वॉलेट से की जाती है, जिससे निर्बाध और नकदी रहित लेन देन सुनिश्चित होता है। OBU अभी मैंने आपको बताया कि ऑन बोर्ड यूनिट जो होगा गाड़ी में लगा हुआ, गाड़ी को ट्रैक करने वाला, वो डिजिटल पेमेंट वॉलेट से जुड़ा होता है और वो ये बता देता है कि कितनी दूर ये गाड़ी चली है NH पर, और उसके आधार पर आपके पैसे काट लिए जाते हैं। इसके प्रवर्तन उपायों में अनुपालन की निगरानी और चोरी की घटनाओं की रोकथाम के राजमार्ग पर CCTV कैमरे से सुसज्जित गैंट्री भी शामिल है। यह नवीन प्रणाली संभवतः वर्तमान मौजूदा फास्टैग आधारित टोल संग्रह के साथ संचालित की जाएगी। सभी वाहनों के लिए OBU अनिवार्य करने के संबंध में निर्णय करना भी बाकी है। भारत सरकार क्या करेगी, बोलेगी आज के बाद सभी गाड़ी पर OBU लग जाना चाहिए। अब सब लोग पैसा दे खरीद कर OBU लगाएंगे। OBU जब लगाने जाएंगे तब भी टैक्स देना पड़ेगा। OBU लगाने के बाद रोड पर जब चलेंगे तब भी टैक्स दोगे। गाड़ी जब खरीदते हैं तब भी आप टैक्स देते हैं। गाड़ी खरीदते समय रोड टैक्स भी देना पड़ता है। सारी जगह तो टैक्स ही टैक्स है। उसके पश्चात जब आप OBU लगा लेंगे तो आपकी गाड़ी कितनी दूर चली है, कितनी दूर नहीं चली है NH पर, कितने देर से आप NH पर समय बिता रहे हैं, उन सभी के आधार पर आपका टोल कट जाएगा।
लाभ, सुचारू यातायात प्रवाह, यात्रा का समय कम हो जाएगा, उचित बिलिंग की प्रक्रिया होगी, पे एज यू यूज मॉडल, जितना आपने यूज किया उतना ही पे करना होगा। अभी ए और बी का मैंने उदाहरण दिया कि दो लोग चढ़े एनएच पर, एक टोल प्लाजा से 1 किलोमीटर पहले चढ़ा, एक टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर पहले से आ रहा है, दोनों को पैसा बराबर देना पड़ता है ना। तो ये सिस्टम जो है ये कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा और इससे लोगों को लाभ पहुंचेगा। देखिए, जब किसी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना होता है तो लाभ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, ठीक है। तो यही वो चीज़ होगा, सही सिस्टम है। और इससे क्या होगा, टोल प्लाजा पर जो अभी बैठे रहते हैं लोग, उन लोगों की ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। चुनौतियाँ, भुगतान वसूली इसमें बहुत बड़ी चुनौती होगी। आवश्यकता से कम राशि वाले डिजिटल वॉलेट अथवा सिस्टम से छेड़छाड़ करने वाले उपयोक्ताओं से टोल वसूलना एक चिंता का विषय बना हुआ है। जैसे घर में मीटर वगैरह जो लगा देती है बिजली विभाग, और लोग बड़े ही उसमें सातिर दिमाग वाले बिजली मीटर के साथ छेड़छाड़ करते, उसी प्रकार से इससे साथ भी छेड़छाड़ हो सकता है। याद न करना पड़े आपको, इसलिए इस प्रकार से मैं बताता हूँ, समझ रहे हैं आप। प्रवर्तन अवसंरचना, प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए स्वचालित रूप से नंबर प्लेट पहचान, कैमरे का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करने के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता होगी। गाड़ियों के नंबर प्लेट का अध्ययन करने के लिए एक सटीक हमें कैमरे की आवश्यकता होगी जो पूरे देश स्तर पर बिछ जाए, जिससे क्या हो कि सभी जगह पर ये समान रूप से इम्प्लीमेंट किया जा सके इसको, ठीक है। निजता संबंधी चिंताएं जरूर होंगी। निजता संबंधी चिंताएं तो होंगी ही। 24 घंटे आपका गाड़ी ट्रैक हो रहा है, कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, ये कहीं न कहीं निजता से जुड़ी हुई चिंताएं पैदा करती हैं। फास्टैग प्रणाली अभी वर्तमान में चल रहा है। फास्टैग उपकरण है जो वाहन के चलते समय सीधे टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग करता है। ये पूछा जा चुका है। फास्टैग रैपिड टैग वाहन की विंड स्क्रीन पर चिपकाया जाता है। ग्राहकों को फास्टैग से जुड़े खाते से सीधे टोल भुगतान करने में सक्षम बनाता है। इसका संचालन सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की देखरेख में किया जाता है और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का यूज करता है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज करता है। गगन सैटेलाइट के बारे में भी देख लेते हैं। जीपीएस सहायता प्राप्त जीईओ संवर्धित नेविगेशन गगन भारत में सैटेलाइट आधारित नेविगेशन सेवाओं के लिए भारत सरकार की एक पहल है। इसका उद्देश्य संदर्भ संकेत के माध्यम से वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिसीवरों की सटीकता को बढ़ाना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगन को एक सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम को विकसित करने के लिए सहयोग भी किया हुआ है। गगन का लक्ष्य भारतीय हवाई क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र में विमान को सटीक लैंडिंग में सहायता करने के लिए एक नेविगेशन सिस्टम प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। तो ये सैटेलाइट वाली जो टोलिंग प्रणाली है, कृपया करके साइंस एंड टेक के लिए इसको तैयार करके जाएं। मेंस में तो पूछा ही जा सकता है, पीटी में भी पूछा जा सकता है इन सब चीज़ों से। अब वहाँ पर फिर आप तारे देखेंगे, ऊपर सैटेलाइट भी नहीं दिखता एग्जामिनेशन हॉल में, तो इसलिए कृपया करके इसको तैयार करके जाएं, सही रहेगा आपके लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला देखिए क्या है। अगला एक बड़ा ही दुखद सा न्यूज़ है कि भारत के 4 मेडिकल स्टूडेंट जो थे वो रूस में मेडिकल करने के लिए गए थे। आपको पता होगा कि देश में कंपटीशन इतना ज़्यादा है। सोचिए 720 नंबर का नीट हुआ और धांधली कारण 81 से ज़्यादा बच्चों के 720 अंक आए हैं। एम्स में एडमिशन होता है 20 या 25 बच्चों का, कहाँ से एडमिशन होगा? इसमें तो किसी का एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो 720 में 720 लाने वाले देश में नीट एग्जामिनेशन, डॉक्टरों का एग्ज़ाम होता है, बहुत ही कठिन एग्ज़ाम है। तो इस देश में कंपटीशन में जो लोग नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं या जिनके अंक कम रह जाते हैं, वो सामान्यतः रूस में, यूक्रेन में मेडिकल के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रक्रिया थोड़ी सी कम है, वहाँ पर इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है और आसानी से एडमिशन मिल जाता है। तो पैसे अच्छा खासा खर्च करके जाते हैं। वहाँ पर 4 मेडिकल के स्टूडेंट थे। जो एक नदी है जिसका नाम क्या है, इसका नाम ध्यान में रखिएगा, वोल्खोवा रिवर। वोल्खोवा रिवर है, ये सेंट पीटर्सबर्ग के नज़दीक में है। सेंट पीटर्सबर्ग रूस के पश्चिमी भाग में सबसे प्रमुख शहरों में से एक है मॉस्को, फिर सेंट पीटर्सबर्ग है, उसके नज़दीक है। वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई डूबने के कारण से, और एक को बचा लिया गया, एक को तो इन्होंने रेस्क्यू भी किया और बाकी 4 की मृत्यु हो गई। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इनकी मृत्यु से भी ज़्यादा वो तो है ही दुखद, इस नदी के बारे में ध्यान में रखिएगा। कई बार सीधा सीधा ये पूछ लिया जाता है कि ये जो निम्न नदी चर्चा में थी ये किस देश से बिलोंग करती है। तो वोल्खोवा रिवर जो है ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये बिलोंग करती है रूस से। इसके अलावा वोल्गा
वोल्गा रिवर ये यूरोप की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, सबसे बड़ी नदी है। ये अपना जल उत्सर्जन करती है कैस्पियन सागर में, सबसे बड़ी नदी है यूरोप की, अपना जल उत्सर्जन करती है कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर में, कैस्पियन से क्यों बता रहा हूँ मैं, यूपीएससी पीटी 2020 का सवाल है, यूपीएससी पीटी 2020 का सवाल है। वोल्गा रिवर और जाम्बेजी नदी, इसी प्रकार से 3-4 नदियों का नाम दिया हुआ था और पूछा गया था कि ये नदियाँ अपना जल विसर्जित कहाँ पर करती हैं। तो वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदियों में से एक। वोल्गा टू गंगा एक बुक है, किनकी बुक है, राहुल संस्कृतायन की बुक है। राहुल संस्कृतायन छपरा से थे, हिस्टोरियन भी हैं और आंदोलनकारी भी हैं। तो वोल्गा नदी जो है ये अपना जल गिराती है, ये रूस से बहकर आती है, रूस और यूरोप के एक और देश हैं उनसे बहकर आती है और ये सबसे बड़ी नदी है यूरोप की और ये अपना जल कैस्पियन सागर में गिराती है। तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी वोल्खोवा रिवर के बारे में ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। देखिए अगला न्यूज़ है कि ग्लोबल साइंस पार्टनरशिप की 12वीं पूर्ण सभा सॉइल मैंने साइंस बोल दिया, सॉइल मिट्टी को लेकर 12वीं पूर्ण सभा का आयोजन किया गया है और ग्लोबल स्तर का है ये, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ज़रा देख लीजिए कहाँ पर क्या है, कब इसको स्थापित किया गया था। वैश्विक एजेंडे में मृदा को स्थान देने तथा समावेशी नीतियों और मृदा प्रशासन सॉइल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2012 में स्थापित वैश्विक मृदा भागीदारी ने वैश्विक संकटों के बीच में तात्कालिक कार्रवाई का आग्रह करते हुए महत्वपूर्ण बैठक का शुभारंभ किया गया है। तो सॉइल गवर्नेंस इसको बढ़ावा देने के लिए 2012 से बातचीत चल रही थी जीएसपी पर और उसी की पूर्ण सभा का 12वीं पूर्ण सभा का आयोजन किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर रोम में है। इस भागीदारी की मेजबानी करता है जिसमें FAO के सदस्य के अतिरिक्त 700 से अधिक भागीदार शामिल हैं। वैश्विक मृदा भागीदारी GSP 3R काम करने, पुनः उपयोग करने और नवीनीकृत करने के आधार पर सतत मृदा प्रबंधन सुनिश्चित करके वर्ष 2030 तक विश्व के कम से कम 50% मृदा स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इतना प्रतिबद्ध है कि लोग आज नाम सुन रहे हैं इसका, इतना ज़्यादा प्रतिबद्ध है। बड़ी बड़ी लक्ष्य रख लेते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं संगठन, पढ़ना पड़ता है। आप लोगों को सिलेबस में आपके आ जाता है ये। तो ये FAO के इस भागीदारी की मेजबानी करता है। FAO के सदस्य के अतिरिक्त 700 से अधिक भागीदार हैं और इसका लक्ष्य रखा गया है कि भाई मृदा का जो हेल्थ है, सॉइल का जो हेल्थ है वो अच्छा बने और 2030 तक कम से कम विश्व के 50% मृदाओं के हम स्वास्थ्य की देखभाल कर सकें और उसको बनाए रख सकें। तो GSP एक है जिसका क्या काम है, तो ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप, वैश्विक सॉइल पार्टनरशिप। GSP की प्रमुख पहलें कौन कौन सी हैं? VACS पहल के तहत FAO मध्य अमेरिका और अफ्रीकी देशों में लचीली कृषि खाद्य प्रणाली सॉइल FER के लिए मृदा मानचित्रण परियोजना को लागू कर रहा है। VACS जो है ये मध्य अमेरिका और अफ्रीका में सॉइल परियोजना मानचित्र बना रहा है उनका। अन्य पहल मृदा स्वास्थ्य को मापना, रिपोर्ट करना, सत्यापित करना, वेरीफाई करना, रिपोर्ट करना, पहले मापा फिर वेरीफाई किया फिर उसको सत्यापित करना। वैश्विक मृदा प्रयोगशाला नेटवर्क गुणवत्ता प्रमाण पत्र, कृषि संरक्षण और कृषि खाद्य प्रणाली परिवर्तन में स्वस्थ मृदा की भूमिका को शामिल करना, ये भी इसका काम है। उपलब्धि क्या रही है, तो उपलब्धि भी एक आध बता ही देंगे। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर का क्रियान्वयन यही करता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, पहला तो यही हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 को घोषित किया गया था। संशोधित विश्व मृदा चार्टर का भी निर्माण इसी संस्था ने किया है, ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप ने किया है। ध्यान में रखिएगा इन सारे चीज़ों को जो मैंने बताया। छोटे छोटे न्यूज़ होते हैं जहाँ से कई बार आपके नज़र नहीं जाएगा और पता चला वहीं से एक सवाल पीटी में पूछ लिया गया। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। अगला है कि चीन और जापान के बीच में फिर से विवाद हो गया है। चाइनीज आर्म्ड शिप, हथियारों से लैप एक चाइनीज का शिप, ये विवादित जो द्वीप है सेनाकाकू इसको कहा जाता है। बीजिंग जो है इसको कहता है दियांगू। बीजिंग चीन कहता है इस द्वीप को दियागो और जापान कहता है सेनाकाकू द्वीप है। तो इसके लोकेशन बस हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, बाकी इसके बारे में मैंने पढ़ाया था आपको। लोकेशन एक बार और देख लेंगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। जापान ने बोला है कि ये सब बंद करो हरकतें, ये सब गलत हरकतें, ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए, अच्छे नेबर बनो और किसी को परेशान मत करो, यही बोलेगा जो बोलते हैं। तो इसको लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। चीन बोलता है कि प्राचीन समय से हमारे पास था, जापान बोलता है कि मॉडर्न समय में हमारे पास है इसलिए हमारा है। दक्षिण कोरिया का भी एक छोटा सा यहाँ पर आइलैंड है,
तो इसी को लेकर विवाद चलता है। दुनिया में संपत्ति, ज़मीन, यही सब चीज़ें मुख्य विवाद का कारण होती हैं। तो वही विवाद का एक और कारण है, यहाँ पर एक द्वीप को लेकर इतने बड़े बड़े देश लड़ सकते हैं। क्यों लड़ सकते हैं? क्योंकि स्ट्रेटजिक लोकेशन इसका बहुत ही शानदार है, स्ट्रेटजिक रूप से बहुत ही शानदार लोकेशन पर है। यहाँ पर अगर कंट्रोल कर लिया तो बीजिंग आपके नज़दीक रहेगा, कभी भी उड़ा सकते हैं उसको। देखिए क्या है, ये द्वीप कहाँ पर है। देखिए चीन का अगर आपने मैप देखा होगा तो उसके ठीक मुंह के पास में है यही रहा। ये ताइपे सिटी है, ताइवान है, और ये रहा आपका पूरा का पूरा द्वीप समूह। ठीक है, यहीं पर है सेनेकाकू आइलैंड। इसी पूरे द्वीप समूह में ये निर्जन है, यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। ये निर्जन है, यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। जापान के लोग इसको कहते हैं सेनेकाकू। PRC पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है इसको कहता है डियाऊ, और ROC रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो है ये इसको कहता है टियायुटोई। ये इसको नाम दिया गया है इन सभी देशों के साथ। सब लोग अपने अपने हिसाब से इसका नामांकन किया हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सेनेकाकू द्वीप विवाद 8 निर्जन द्वीपों संबंधी क्षेत्रीय विवाद है। इस द्वीप समूह को जापान में सेनेकाकू, चीन में दियाओ द्वीप समूह और हांगकांग में तियायुतई द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। जापान और चीन दोनों इन द्वीपों पर स्वामित्व का दावा करते हैं। अवस्थिति क्या है, ये 8 निर्जन द्वीप पूर्वी चीन सागर में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 7 वर्ग किलोमीटर है। ये ताइवान के उत्तर पूर्व में स्थित है। मैंने ऊपर कोरिया बोल दिया था गलती से, वो हांगकांग का क्षेत्र था जो उसको अलग नाम से जानता है। सामरिक महत्व क्या है, ये द्वीप रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण, शिपिंग लेन के काफ़ी करीब है। मत्स्य पालन की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा एक अनुमान के मुताबिक यहाँ तेल का काफ़ी समृद्ध भंडार मौजूद है। एक चीज़ और मैं आज सिखाता हूँ आपको। दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी गर्म जलधारा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, विषुवत से ऊपर, और शीत जलधारा मिलती है, वो क्षेत्र जो होते हैं ये मत्स्यन के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जापान के कोस्ट के नज़दीक में, कनाडा के कोस्ट के नज़दीक में, कनाडा के पूर्वी तट पर, जापान के ठीक दक्षिण इलाके में और पूर्वी तट पर, वहाँ पर गर्म जलधारा और शीत जलधाराएँ मिलती हैं। तो जहाँ पर भी समुद्र की 2 टेम्परेचर वाली जलधाराएँ मिलती हैं, गर्म और शीत, वो इलाका मत्स्य पालन के लिए सबसे शानदार इलाका माना जाता है। इसी के कारण से कनाडा में भी मत्स्य पालन खूब अच्छे तरीके से होता है। जापान और चीन के पश्चिम भी मत्स्य पालन काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 2 जल राशियाँ, एक ठंडा और एक गर्म, मिल रही हैं समुद्र में। आपने सी करंट पढ़ा होगा, समुद्री जलधाराएँ पढ़ी होगी। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, UPSC ने स्टेटमेंट बनाकर पूछा था। ओके। जापान का दावा है कि हमारे पास रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने सैन फ्रांसिस्को को 1951 की संधि में ताइवान सहित कई क्षेत्रों और द्वीपों पर अपने दावे को त्याग दिया था। इस संधि के तहत नानसेई सिटी द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन आ गया। फिर 1971 में जापान को वापस लौटा दिया गया। जापान का कहना है कि सेनेकाकू द्वीप नानसेटो द्वीप का ही हिस्सा है, इसलिए इस पर जापान का स्वामित्व है। हाल में दक्षिण जापान की एक स्थानीय परिषद ने सेनेकाकू द्वीप समूह वाले क्षेत्र का नाम टोकसीरो सेनेकाकू बदलने संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके पश्चात विवाद और बढ़ गया। और वर्तमान में विवाद तो आप जान ही रहे हैं कि चीन ने वहां पर पेट्रोलिंग शुरू कर दी, जिसके कारण से विवाद हुआ है। ओके, तो आज के यही था न्यूज़पेपर डिस्कशन। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। आज टेस्ट भी है आप लोगों का, तो टेस्ट से जुड़िए, काफ़ी मदद मिलेगा आपको, यकीन मानिए। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।